नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली जो हमारी वार्ता हुई है सीएमओ में कुलदीप रैका और आरती डोगरा, क्या वार्तालाप हमारी हुई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी और आगे की हमारी रूपरेखा क्या है उसके बारे में जानकारी के लिए आपके लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीएम साहब से मीटिंग होने के बाद में स्पेशल संदेश सचिवालय में दिया गया था कि आपको इन मित्र प्लस ऑपरेटर्स का काम करना है, इन्हें किसी भी प्रकार से संतुष्ट करना है। ये हमारे खिलाफ नहीं होने चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की नींव की कड़ी है। और उसी के तहत में जब हम कुलदीप राका और आरती डोगरा से मिले तो बहुत ही पॉजिटिवली हमारे बताने से पहले जो ललित जी आज तक हमारी बातें नहीं सुन रहे थे, वो ललित जी उनके साथ में उपस्थित थे। उन्होंने ऑलरेडी मैम को बताया, कुलदीप राका जी सर को बताया कि इनकी जो मुख्य मांग है वो है संविदा की। साथ ही इनकी मांग है कि 2018 और 22 में इनके साथ में जो ऑर्डर निकले थे उन ऑर्डरों की पूर्ति की। साथ ही इनकी मांग है कि आगे इनका एक मानदेय, जो भी ये काम करते हैं, गवर्नमेंट के तमाम प्रकार के काम ये करते हैं, उसके लिए इनका मानदेय फिक्स किया जाए। और भी इनकी 7-8 मांगे हैं। तो इस प्रकार से तमाम मांगों के लिए ये लोग आंदोलनरत हैं। और सीएम साहब ने इसी बारे में वार्ता के लिए हम सबकी एक मीटिंग की है। तो आरती डोगरा मैम ने और कुलदीप राका जी ने स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि देखिए, आप काम करते हैं तो आपको मानदेय मिलना बिल्कुल वाजिब है। जितने भी इतने सारे ऑर्डर्स में वहां पे लेकर के गया था, उन ऑर्डर्स को मैंने दिखाया कि सर देखिए, 1 साल के इतने काम काज हम लोग करते हैं तो उनके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। और बदले में हमारी बायोमेट्रिक उपस्थिति करा करके हमसे किसी न किसी रूप में पेनल्टी और वसूल कर ली जाती है। तो दोस्तों, मुख्य सचिव और अपने ललित जी तीनों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी काम आपने किया है उसका मानदेय आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसकी एक संपूर्ण रूपरेखा आपके डीओपी कार्यालय से मीटिंग करा करके और नेक्स्ट मीटिंग में आपका ये तय कर दिया जाएगा कि कितना आपको मानदेय मिलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मानदेय मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो दोस्तों, मानदेय मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये अभी तय नहीं है। हाँ, 2018 और 2022 का जो आदेश था, ये हमारी पूरी कोशिश है और इनको सर मीटिंग में मान लिया गया है कि आपके जो पुराने आदेश का जो 1000 रुपये 500 रुपये के जो भी ऑर्डर्स निकले हुए हैं, वो ऑर्डर्स यथावत आज तक की डेट के आपको पैसा दिला दिया जाएगा। हालांकि उसमें भी वो कुछ शर्तें अभी तक अड़ाने में है। डीआईटी डिपार्टमेंट से उनकी मीटिंग होगी और निश्चित रूप से मुझे इस बात का पता है कि आर के शर्मा उसमें कई पेच चढ़ाएगा, उसमें कई प्रकार के नियम कानून वो लेकर के आएगा कि इस कानून के तहत में अपन केवल इन लोगों को ये पैसा देंगे, बाकी लोगों को नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका साथ इसी प्रकार से बना रहा तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि कोई नियम ना करके जिसकी आईडी मैप है 2018 से, उसको 1000 रुपये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो पैसा दिलवा करके रहेंगे। और रही मानदेय की बात, तो जैसे नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें तय हो जाएगा कि कितना मानदेय और उसके बदले में क्या क्या काम हमें करने हैं और कितना मानदेय आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहता था सरपंच और सेक्रेटरी का, जब चाहते थे सरपंच और सेक्रेटरी हमें हटाने की धमकी देते थे या हटा देते थे, या बहुत सारे लोगों के अभी भी कॉल्स और मैसेज आते हैं कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है, कभी एसडीएम के द्वारा चेकिंग करके, कभी प्रोग्रामर के द्वारा, कभी सरपंच के द्वारा, कभी सेक्रेटरी के द्वारा। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक विस्तृत चर्चा की है और एक स्पष्ट गाइडलाइन इसके ऊपर बन रही है। मैंने मांग की है इसमें कि हमारे को जो हटाने का कार्य जो होगा वो जिला कलेक्टर के अधीन होना चाहिए और उसके लिए भी सबसे पहले हमें एक नोटिस मिलना चाहिए। उस नोटिस का जवाब हम देंगे, कारण बताओ नोटिस होगा, उसका हम जवाब देंगे। उसके बाद में अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमें हमारी बात उपस्थित होकर के हमारी बात रखने का एक अवसर हमें दिया जाए। और उसके बाद में भी उन्हें लगता है कि हम डिफॉल्ट हैं तो फिर वो अपनी उचित कार्रवाई करें और अगर छोटी मोटी गलती है तो जुर्माना लगा करके हमको समझाया जाए, और अगर बड़ी गलती है तो फिर वो हटाने की कार्रवाई करे। तो इसके ऊपर संपूर्ण गाइडलाइन कुछ ही दिनों में, हो सकता है अगली मीटिंग में या उससे पहले ही, हमारे सामने आ जाएगी। ये 2 चीजें आपकी इस 38 दिन के गुजरात आंदोलन के बाद में ये 2 चीजें जो अभी सबसे मुख्य रूप से उभर करके आई है, जिनका आज तक अपन को या तो आश्वासन मिला है या फिर सीधा आर के शर्मा ने ये कहा है कि ये मेरे बस की या मेरे लेवल की बातें नहीं है, इनमें आपका कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होगी और इसी मीटिंग के अंदर, इसी वार्तालाप के अंदर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हम मानदेय से खुश नहीं है। क्वेश्चन ये भी है कि केवल सरपंच सेक्रेटरी नहीं हटाए
तो उससे भी हम खुश नहीं हैं। खुश कब होंगे? जब हमें परमानेंट उस जगह पे नियुक्ति दी जाएगी। और डेफिनेटली आप लोगों का जो सहयोग और जो जज्बा, जो होश मैंने देखा है, उससे लग रहा है कि ये साल खत्म होने से पहले पहले, 2023 आने से पहले पहले आप सभी लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन उस परमानेंट करने वाले में, संविदा वाले में बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं जो आप भी वो मांग रहे हैं कि हमें संविदा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, संविदा से कम तो मुझे भी, आप तो संविदा की बात करो, मुझे तो परमानेंट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन ये जो 11,000 लोग हैं वो एक साथ हों तब, ये 11,000 लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों तब। केवल 4 लोगों से जंग नहीं जीती जाती दोस्तों। मैं आपको बता दूं, 38 दिन के गुजरात आंदोलन में मैक्सिमम दिन ऐसे थे जिनमें हम 4 लोग थे। वहां 4 मित्र ऑपरेटर्स थे जिनकी बदौलत आज इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया। अगर 4 के 4,000 हो जाए तो सोचो कैसे क्या नहीं हो सकता। संविदा भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकते हो, 22-22 हजार रुपये मानदेय भी आप ले सकते हो। ये सभी चीजें हैं और इन सभी चीजों के लिए ये जो साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 तक हमें दबाव की राजनीति के साथ में काम करना है। राजस्थान सरकार पर हमें ऐसे लेकर के जेड़ तक का दबाव बनाना है, उसमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। आप एक बात डिसाइड कर लें दोस्तों, ये कई बार आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं तानाशाही है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं सीताराम जी अपने मन की चलाते हैं, बहुत सारे लोग जाने क्या क्या कमेंट्स करते हैं। कोई कहता है राजा राम जी क्या डाल रहे हैं, कोई कहते हैं सीताराम जी क्या डाल रहे हैं, इनमें आपस में नहीं बनती है। अरे आपस में बना करके सर हमें कौन से अपनी जमीन का बंटवारा करना है? ना मेरी जमीन राजा राम जी लेके जाने वाले हैं, ना मेरी जमीन प्रदेश कार्यकारिणी की और सदस्य लेके जाने वाले हैं, ना आप लोग बटाने वाले हो और ना ही आप लोगों की मैं बटाने वाला हूं। यहाँ जो सवाल खड़ा होता है वो होता है आपसी सामंजस्य का, वो होता है तरह तरह के वाद विवाद वार्तालाप का, क्योंकि 11,000 मुंह है तो 11,000 प्रकार की बातें निकल के सामने आएगी। लेकिन लीडर की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों होती है? अपन बिना अध्यक्ष के भी तो जंग जीत सकते हैं। आवश्यकता इसलिए होती है अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, कार्यकारिणी की, कोषाध्यक्ष की, सचिव की, सबकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि एक ऐसी लीडरशिप मिले कि अपन 11,000 लोग 11,000 बातें कहें, लेकिन अंतिम निर्णय है वो कार्यकारिणी का हो, अंतिम निर्णय हो जो एक सक्रिय कार्यकर्ता का हो। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई बात कही है तो आप डेफिनेटली मानो कि उस पर बहुत मंथन करके, बहुत विचार करके वो बात रखी गई है और उस बात के ऊपर आप बेफिक्र होकर के, जैसे आंख मीच करके विश्वास करते हैं वैसे विश्वास करके आप उसके ऊपर अमल कीजिए तो सफलता निश्चित मिलेगी। और उसमें आप मीन मेघ निकालने की कोशिश करोगे, उसमें आप ना जो टांग अड़ाने की कोशिश करोगे और उसमें ना जो आप टांग खींचने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से ना हम सफल हो पाएंगे ना आपको सफल करा पाएंगे। आपको, आप राय देने के लिए सजग हैं, आप राय दीजिए, आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए। जब जब आपको मीटिंग के लिए, आपको ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए कहीं पे भी सभा के अंदर आपको बुलाया जाता है, आप आइए, वहां पे आप अपने बहुमत के साथ में, प्रखरता के साथ में अपनी बात रखिए। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ तय हो जाए, जब क्लियर हो जाए, उसके बाद में उसमें आप टांग खींचे न करके उसमें सहयोग करें, अपने साथी को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें, तब तो ये सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग पीछे पीछे टांग खींचने वाले और जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाले, हालांकि मैं कहता हूं कि हमारे इस संगठन में विपक्ष होना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है। ये 4 लाइनें मेरे पास में लिखी हुई है, मैं इनको पढ़ करके आपको बता देता हूँ। हालांकि एक बार मैसेज में मैंने डाला था, दूध, दही, छाछ, माखन, घी, ये सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है। क्यों भाई? दूध होता है, दूध से ही दही बनता है, दही से ही छाछ बनती है, छाछ से माखन आता है, घी आता है। एक ही कुल के, एक ही जाति के वंशज है सारे के सारे। लेकिन इनकी सबकी देखो आप, दूध की रेट अलग है, दही की रेट अलग है, छाछ की अलग है, माखन की अलग है, घी की अलग है। उसी प्रकार से श्रेष्ठता हमारे में भी जन्म से नहीं होती है। हमारी श्रेष्ठता हमारे कर्म से होती है, हमारे संघर्ष से होती है, हमारी कला से होती है, हमारे गुणों से प्राप्त होती है और उसी संघर्षता की जीत होती है। जाति हमारी भी एक ही है, कुल हमारा भी एक ही है, हम सब ई मित्र प्लस ऑपरेटर हैं, हम सब ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ हैं। लेकिन हमारे गुण क्या है, हमारी श्रेष्ठता क्या है, हमारा संघर्ष क्या है, हमारा कार्य के प्रति जो जज्बा है वो क्या है, हमारा जो नजरिया है वो क्या है, इससे हमारी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से वाहवाही लूटने के लिए केवल नहीं आया हुआ हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी उम्र निकलने वाली है, मेरी भी 38 उम्र अभी हो रही है और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मैं 39
या 38 जब क्रॉस करूं उससे पहले पहले मेरे को भी और आपके परिवार को भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिले, और वो गुड न्यूज ये हो कि हम संविदा पे होकर के परमानेंट भी हो गए हैं और एक अच्छा खासा पेमेंट हमको मिलने लगा है। मानदेय नहीं दोस्तों, उस समय पेमेंट हमको मिलने लगा है। पेमेंट किसे मिलता है? जो राजस्थान सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उन्हें पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों ये सभी बातें बहुत ही संघर्ष की है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप अब आगे जो है अपनी बहुत ही पॉजिटिव वार्ताएं और होने वाली सरकार के साथ में। अभी 2 मीटिंग्स हमारी डीओपी डिपार्टमेंट और कुलदीप रागा जी से होगी। ये ऐसी मीटिंग है जहाँ पे हमको गिड़गिड़ाना नहीं है कि आप हमारी मीटिंग करो, आप हमारे को डेलीगेशन के लिए बुलाओ। वो हमें बुलाएंगे, वो हमसे वार्तालाप भी करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिवली वार्तालाप करेंगे। मैं कह दूँ दोस्तों, ये मित्र प्लस ऑपरेटर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव वार्तालाप करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पहले भी कह रहे थे कि उपेंद्र जी के साथ में नहीं लड़ना है अपन को, और बेरोजगार का ये जो शब्द है ये अपन बेरोजगार नहीं है दोस्तों, वो सब एक देखिए पब्लिसिटी हथकंडा होता है। अगर उपेंद्र जी का साथ नहीं होता, अगर बेरोजगारों का नाम नहीं होता, तो आज ये मित्र प्लस ऑपरेटर की इतनी बड़ी जीत भी नहीं होती। आज उनको सीएम कार्यालय में घुसने भी नहीं दिया जाता। आज इस प्रकार से उन्हें बुला करके उनके बार बार डेलीगेशन और उनसे वार्तालाप करने की मीटिंगें और एडवांस मीटिंगें घोषित नहीं की जाती। आज मीडिया हमारा इतना सपोर्ट नहीं करता। ये सब चीजें हैं, हमें आम खाने हैं, गुठलियां नहीं गिननी है। उपेंद्र क्या करना चाहता है, बेरोजगार क्या करना चाहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका साथ देने से अगर उनका नाम हो रहा है तो अपना काम भी हो रहा है। ये दोस्तों अपन को मानना पड़ेगा। 2 हाथ जब आपस में मिलेंगे तब ही जाकर के ताली बज सकती है। अकेले हाथ से ताली नहीं बजेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों हाथों का स्वार्थ है और उस स्वार्थ के लिए हमको काम करना चाहिए दोस्तों। अगली जो हमारी जो मुख्य रूपरेखा है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं चूरू की, तो चूरू हमें निश्चित रूप से चलना है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि चूरू हम राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना बीजेपी के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। हम एक जागृति कार्यक्रम वहां पे कर रहे हैं, हम हमारी एक आम सभा वहां पे कर रहे हैं, हम हमारी एक मीटिंग्स, जैसे जो बातें हमारी वार्तालाप में मान ली गई है वो, और उनके अलावा कौन कौन सी और बातों पर हमको सहमति बनानी है अगली नेक्स्ट मीटिंग में, उन सब के ऊपर एक कार्यशाला रख रहे हैं। साथ ही एक युवा जागृति छोटी सी रैली भी अपन वहां पे करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को यह संदेश दे सके हम कि हम थके नहीं है, हम हारे नहीं है। 38 दिन हमने गुजरात आंदोलन किया है, अब आगे हम राजस्थान में भी 38 दिन आंदोलन कर सकते हैं, 38 महीने आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आपने सही तरीके से हमारी मांगे नहीं मानी, यदि आपने हमको संविदा पे नहीं किया, आपने परमानेंट नहीं किया, आपने हमें मानदेय से वेतन नहीं किया, तो हम कभी पीछे नहीं रखेंगे। अभी आप हमारी 2 मांगों पे सहमति जता रहे हो, इन पे मोहर लगा दो, उसके बाद में अगली नेक्स्ट 2 बातों पे आप हमें प्रस्तावित कर दो कि कब आप हमारी बातें मानने वाले हो। तब तो हम कुछ दिनों तक शांत रहेंगे। अन्यथा ये 2023 जब तक चलेगा, उसकी शुरुआत हम सरदार से चूरू से करेंगे। वहां पे सबसे पहले राजस्थान सरकार जो अभी पार्टी है उसको वहां पे अपन पूर्ण रूपेण बहिष्कार करवा देंगे, उसको हरा देंगे, और उसके बाद में 2023 में खुल करके गवर्नमेंट के सामने आ जाएंगे। यदि हमारी मांगे सही प्रकार से नहीं मानी जाएगी तो, और यदि हमारी मांगे सही प्रकार से मान ली जाती है, यदि राजस्थान गवर्नमेंट हमारा भला करती है, हमारे भविष्य के बारे में सोचती है, तो हम उसकी वाहवाही करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं फिर बता देता हूं, लेकिन हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, हमारे भविष्य की ओर, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की ओर जिसकी नजरें हैं, हम उस गवर्नमेंट का साथ देंगे दोस्तों। तो चूरू सरदार शहर में जो मुख्य बातें होगी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो युवा जागृति रैली अपनी होगी, एक अपना आपस में सामंजस्य होगा, क्या कार्य अपन को करने हैं, कौन कौन सी मांगों पर अपन को सहमति बनानी है, और सबसे विशेष जो बातें हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन। एक आपके ई-मित्र प्लस का सर्टिफिकेट जो होता है, जो अपन का निकलता है, जिसमें लिखा हुआ आता है कि आप आईटी हब इस ग्राम पंचायत के अंदर, यहाँ पे अटल सेवा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर बैठते हैं। तो मोस्टली हमें उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, आपको मानदेय दिलाने में भी, और आपको सरपंच सेक्रेटरी वाला नियम बनाने में भी, और साथ ही आपके रिट लगाने में भी। जैसे राजा राम जी ने बहुत सारे मैसेजों में आज कहा है कि हम रिट लगाए, तो रिट पहले से भी लगी हुई है, लेकिन एक विशाल रिट हम लगाना चाह रहे हैं, और उस मैटर को अच्छी तरीके से अच्छे वकीलों से हमारी बात हुई है, उसको हम उठाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें कब होगी? जब आपके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में होंगे। तो आपका आधार कार्ड और आपका एक ई-मित्र का सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें तो हमारे पास में होना बहुत
मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपकी एजुकेशन वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी हम आपसे कलेक्ट करेंगे। यदि आप लेकर के आते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, और अन्यथा हम नेक्स्ट टाइम पे भी लिंक लेंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स जो हमें लेने हैं वो बहुत ही बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, और ये इसलिए लेने हैं, मैंने आपको बताया, फिर से अवगत करा देता हूँ। मानदेय के अंदर हमें आपके ई-मित्र प्लस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और सरपंच सेक्रेटरी का जो नियम है नहीं हटाने वाला, उसमें भी हमें आपके ई-मित्र प्लस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भाई चूरू आएगा पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट जमा करा करके, अपने मोबाइल नंबर लिखा करके, अपने हस्ताक्षर करा करके जो देखे जाएगा, कार्यकारिणी केवल उसकी बात सुनेगी, केवल उसको मानदेय दिलाने के पक्ष में रहेगी, केवल उसको सरपंच सेक्रेटरी से और किसी भी प्रकार के वातावरण से बचाने के लिए पक्षधर रहेगी। बाकी किसी की बात भी हम इस कान से सुनने वाले हैं, इस कान से निकालने वाले हैं, क्योंकि भाइयों देखो, परिवार हमारे भी है, बीवी बच्चे हमारे भी हैं। हम इतने निठल्ले भी नहीं हैं कि हर एक के कॉल के पीछे, हर एक के मैसेज के पीछे भागते चले जाएं, जबकि हम कॉल और मैसेज करें तो उसका कोई रिप्लाई न करें, जब हम साथ मांगे तो वो साथ ना दें। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैं ग्रुपों में भी देखता रहा हूँ, खींचतानी करते रहते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी ने ये नहीं किया, उनकी वजह से हमारी आईडी अनमैप हो गई है, ये आईडियां हट गई है। दोस्तों, मैंने कहा था 1 तारीख के बाद में, आंदोलन के बाद में आप गुजरात आंदोलन में सहयोग करो। यदि उसके बाद में कोई भी आईडी हटाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा पर्सनली जिम्मेदारी और ली थी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कार्यकारिणी का सहयोग भी नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। अब बहुत सारे लोगों ने काम फिर भी नहीं किया, या किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया, और उनकी आइडिया अनमैप हुई है। कुछ लोगों का ये देखने में आया कि सरपंच सेक्रेटरी से उन्होंने बिगाड़ किया, आइडिया उनकी बंद हो रही है। कुछ लोगों को ये देखने के आया कि उनकी घोर लापरवाही करते हुए पिछले 2-2, 3-3 महीने से काम के प्रति लापरवाही होती जा रही थी, तो इसलिए उनकी आइडिया बंद हुई है। फिर भी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मेरी ये विशेष तौर से ये वार्तालाप इसके ऊपर होगी कि 1 तारीख के बाद में जितनी भी आइडिया बंद हुई है उनको बेझिझक एक बार सभी को वापस एक्टिवेट किया जाए, सभी को वापस लगाया जाए। लेकिन इसके बाद में मैं निश्चित कर दूं, जो चूरू में आएगा, जो अपने अटेंडेंस लगाएगा, केवल उसके लिए हम काम करेंगे। उसके अलावा चाहे आप कितने ही फोन करें, कितने ही कॉल्स करें, कुछ भी होता है, हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी भी 11 तारीख को जब मैं मीटिंग में गया था, पीछे से आर.के. शर्मा ने यहाँ पे डीवाईडी टीम भेज करके मेरे आधार की मशीन पे छापा पटक करके 45,000 रुपये पेनल्टी लगाने की बात करके, और मेरे ऑपरेटर से बहुत सारी अनुचित बातें दबाव में डाल करके लिखवा करके लेके गया है, मेरे ऊपर एक दबाव डालने के लिए। लेकिन मैं आप सभी भाई लोगों के सहयोग से इतना उनको भी बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे मेरी मशीन बंद कर दें, चाहे मेरी आईडी बंद कर दें, चाहे 45,000 का जुर्माना लगाएं, चाहे 1 लाख का जुर्माना लगाएं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, जब तक कि मेरे 11,000 भाइयों को उनका हक और सम्मान नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, आप और हक के, आपके हक और सम्मान के लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सब लोगों के परिवार के लिए मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिना वाद विवाद के, बिना पक्ष विपक्ष के, आप एक बार एक साथ आएं। पूरे 11,000 लोग एक बार 20 तारीख को चूरू सरदार शहर में केवल एक दिन का 10 से 5 के बीच में आप एकत्रित होकर के, और इस राजस्थान सरकार को यह बता दें, और जितनी भी पार्टी हैं उनको आप यह बता दें कि जब हमारी मुट्ठी बंद होती है 11,000 लोगों की, तो हम किसी भी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए अकेले काफी हैं, अकेले, किसी की जरूरत नहीं है। हम 11,000 लोग अगर हम एक साथ हैं तो हम अकेले किसी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। और फिर देखो, आप कहते हो संविदा पे नहीं होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, हमारी ये मांगे, कुछ भी नहीं है आपकी मांगे। अगर आप 11,000 एक साथ हो जाएंगे ना, तो आपकी मांगे कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के सामने यूं हस्ताक्षर होंगे, यूं अशोक गहलोत, डेट इतनी, ये क्लियरली है। तो दोस्तों, बहुत हो गया, काफी लंबा वीडियो हो गया है, और आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार अरदास करना चाहूंगा कि काम बहुत अच्छा होगा। आप 20 तारीख को विशेष तौर से मेरी अरदास समझ करके 10 से 5 किसी भी हाल में चूरू सरदार साहब उपस्थित रहेंगे, सरदार शहर के अंदर उपस्थित रहेंगे। जगह लोकेशन आपको और अच्छे से बता दी जाएगी, और आप निश्चित रूप से आ रहे हैं, ये मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र, जय मित्र प्लस।